Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 11th August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group to the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about judicial interventions on freebies. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए हाल फिलहाल में मैंने एक आर्टिकल कवर किया था, आई होप आपको याद होगा, जहाँ पे मैंने आपको बोला था अबाउट रेवरी कल्चर. रेवरी कल्चर इज एक्चुअली अ टर्म दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर फॉर द कल्चर ऑफ फ्रीबीज. क्या होता है फ्रीबीज वो भी मैंने बताया था, बट एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ. फ्रीबीज वो चीज़ होती है वेयर द पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस टू ऑफर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, मंथली अलाउंस टू अनएम्प्लॉयड, डेली वेज वर्कर्स को या फिर वुमेन को गैजेट लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, ये सब फ्री में प्रोवाइड करने का जो प्रॉमिस करती हैं अलग अलग सरकारें, ताकि लोग उनको ज़्यादा ज़्यादा वोट दें, जिसको वोट बैंक पॉलिटिक्स भी कहते हैं कभी कभार. इसको ही फ्रीबीज हम कहते हैं, जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये रेवरी कल्चर है, फ्री का मिठाई दे करके वोट बटोरने वाला कल्चर है ये. एंड दिस रेवरी कल्चर वुड टेक इंडिया टुवर्ड्स डार्कनेस, ऐसा कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी ने. तो उसके बाद से इस फ्रीबीज कल्चर को लेकर के बहस छिड़ गई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली की सरकार जो है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, वो फ्रीबीज देने में उनका नाम सबसे आगे आता है. पानी, बिजली, ये सब बहुत सारी चीज़ें सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करते हैं. तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कहा कि गरीबों को सस्ते दामों पे बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराना रेवरी कल्चर नहीं है. तो उसको क्रिटिक्स कहते हैं कि ये मुफ्तखोर कल्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, दिल्ली को मुफ्तखोर बना रहे हैं. तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा है कि फ्रीबीज कितना जस्टिफाइड है, कितना नहीं है, क्योंकि वोट के लिए टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह से खर्च करना एक पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज देता है, उनके नैरो सेल्फिश इंटरेस्ट को फुलफिल करता है. बट हाउ मच इज इट जस्टिफाइड ओवरऑल, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया कि क्यों ना एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी जाए ऑफ इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग एंड आरबीआई ऑफिशियल्स. इन सब लोगों की एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी जाए जो फ्रीबीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे इकोनॉमी पे, उसको स्टडी करें. तो सुप्रीम कोर्ट के इस सजेशन के बाद ये आर्टिकल आया है, जिसको लिखा है अमिताभ कांत जी ने. ही इज़ अ फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग, वेल नोन इकोनॉमिस्ट. तो अमिताभ कांत जी ने इस सजेशन को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते हुए ये आर्टिकल लिखा है. उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस ऑफ गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट निगेटिवली कॉस्ट इंडिया. तो वो लिखते हैं इस आर्टिकल में कि कोर्ट्स आर इंटरवीनिंग इनटू इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर्स इन अ वे दैट इज़ कॉस्टिंग इंडिया बिग. तो कोर्ट को उनके अपने पावर फंक्शंस, ज्यूरिडिक्शन से उनको वहीं तक कंसर्न रहना चाहिए, उनको इकोनॉमिक इश्यूज़ में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट हैज़ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस. एंड देन दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट मैनी सच एग्जांपल्स जहाँ पे कोर्ट ने इकोनॉमिक मैटर्स में इंटरफेयर किया है और जिससे हमारी इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है. फॉर एग्जाम्पल, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम को कैंसिल कर दिया था आफ्टर सम इशूज़ ऑफ इरेगुलरिटीज़. कोल लाइसेंसिंग को कैंसिल कर दिया था आफ्टर सम केसेस ऑफ इरेगुलरिटी, जिसको कोलगेट स्कैम कहा जा रहा था. तो इसके बाद से कैसा हुआ कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बहुत हद तक कम हो गया था इन द IT सेक्टर एज वेल एज कोल सेक्टर. तो मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, अनड्यू इंटरवेंशन से इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. इट डिसइंसेंटिवाइजेस इन्वेस्टमेंट. इट लीड्स टू पॉलिसी पैरालिसिस. पॉलिसी पैरालिसिस इज ए सिनेरियो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो फैसला लेना नहीं चाहती है जल्दी जल्दी. ऐसे हालात को हम लोग कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस. कैसा हुआ कि देखिए 2G स्पेक्ट्रम के बाद या कोलगेट इशू के बाद कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के डिसीजंस पे, इवन बोनाफाइड डिसीजंस पे सवाल उठाए गए, मतलब जेन्युइन डिसीजंस पे. अब देखिए, आप अगर एक IAS ऑफिसर हैं, एक सेक्रेटरी हैं कि भारत सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में, तो दिन भर में आप कई सारे प्रपोजल्स पे आप अपना अप्रूवल देते हैं और
अपने हिसाब से आफ्टर ड्यू डिलिजेंस ही आप अप्रूवल देते हैं, लेकिन बाद में अगर उस पर बार बार सवाल उठाए जाए तो कहीं आपने इसमें पैसे तो नहीं खाए हैं। तो इकोनॉमिक इंटरवेंशन से बार बार, खासकर कोर्ट के इंटरवेंशन से बार बार कैसा होता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं कि अगर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो कोर्ट बाद में हमसे सवाल पूछेगा। नॉर्मली कहते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया था, द प्रॉब्लम या फियर ऑफ 3C, कोर्ट, CBI एंड CVC, इन 3C के फियर से हमारी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती एंड दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस। उसके अलावा जुडिशरी का बार बार इंटरवीन करना इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में, इट इज़ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने तीनों विंग को क्लियर कट पावर फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं सरकार के। फॉर एग्जांपल, लेजिस्लेचर्स हैव द पावर टू मेक और they have the duty to make law, executives have the duty to implement it and judiciary has the duty to adjudicate it, कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको देखिए आपका काम एग्जीक्यूटिव्स के मैटर में इंटरफेयर करना नहीं है। सो इफ़ यू स्टार्ट गिविंग डायरेक्टिव्स टू द एग्जीक्यूटिव और द गवर्नमेंट देन दैट वुड लीड टू अ काइंड ऑफ conflict between the position of executive and judiciary, and plus judiciary does not have expertise in such policy matters, so why should it intervene? Overall, it leads to the issue of judicial overreach. For example, in Goa Foundation versus Sesa Sterlite case of 2018, Supreme Court halted iron ore mining, सीधा सीधा उस पर रोक लगा दिया, लेकिन उसके बाद से कितनी सारी नौकरियों का नुकसान हुआ, ऐसा अमिताभ कांत जी कहते हैं। तो आपको जब एक्सपर्टीज़ नहीं है इकोनॉमिक मामलों में तो आपको इंटरवीन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दैट वुड अमाउंट टू जुडिशियल ओवर रीच। तो जुडिशियल ओवररीच जो टर्म है उस पर थोड़ा और चर्चा करते हैं। जुडिशियल ओवररीच का मतलब ये है कि जुडिशरी जब उसके वेल डिफाइंड पावर फंक्शन जुरिडिक्शन से बाहर जा कर के किसी दूसरे विंग ऑफ द गवर्नमेंट में, जैसे कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट के काम काज में टांग अड़ाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। और कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने जुडिशरी के इस एक्शंस पे कई दफ़ा क्वेश्चंस उठाए हैं कि जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए। कई सारे पिटिशंस फाइल किए गए कि वाई जुडिशरी इंटरवीनिंग इनटू सेपरेट मैटर्स, बट जुडिशरी ने तमाम इस तरह के पिटिशंस को रिजेक्ट कर दिए, क्लेमिंग कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स जुडिशरी द पावर अंडर आर्टिकल 142 टू इंटरवीन इनटू डिफरेंट मैटर्स। आर्टिकल 142 कहता क्या है वो जरा देखते हैं। आर्टिकल 142 प्रोवाइड्स डिस्क्रिशनरी पावर टू द सुप्रीम कोर्ट एज इट states that the Supreme Court in its exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। तो सरल मुद्दे की बात यह है कि आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या डायरेक्टिव्स दे सकता है जिसका ग्रेविटी या जिसका वेटेज विल बी लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी लॉ, और ये पावर मिला है सुप्रीम कोर्ट को इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। तो जस्टिस इंश्योर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऑर्डर दे सकता है जो जस्टिफाइबल होगा ऑफ कोर्स, और जिसका ग्रेविटी या जिसका वैल्यू किसी भी दूसरे कानून के बराबर होगा। तो एक तरीके से समझिए हमारे संविधान ने ही जुडिशरी को एक तरीके से पैरेलल फंक्शंस दे दिए हैं इन ऑर्डर टू इंटरवीन इनटू द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव मैटर्स, और जुडिशरी ने इसका कई दफ़ा इस्तेमाल भी किया। फॉर एग्जांपल, जुडिशरी यूजिंग आर्टिकल 142 बैंड ऑन द सेल ऑफ अल्कोहल अलॉन्ग नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। अब ये बैन जनरली आना चाहिए एग्जीक्यूटिव्स द्वारा, सरकारों द्वारा, लिंक किया जुडिशरी ने, क्लेमिंग आर्टिकल 142। जुडिशरी ऑर्डर्ड क्लीनिंग ऑफ ताजमहल के जो वॉल्स हैं, क्योंकि वॉल्स जो हैं वो धीरे धीरे पेल हो रहे थे, तो जुडिशरी ने ऑर्डर दिया कि इसको क्लीन किया जाए। ये सब जुडिशरी ने बीसीसीआई के फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव लाए। जुडिशरी के ऑर्डर पे ही फिर क्रिकेटर्स को बीसीसीआई के अलग अलग फंक्शनरीज़ का पोस्ट दिया जाना शुरू किया गया। अदरवाइज़ पहले तो पॉलिटिशियंस होल्ड करते थे बीसीसीआई में अलग अलग पोजीशंस। तो ये सब देखा जा सकता है एज ए फंक्शन और प्लेड बाय जुडिशरी बाय यूज ऑफ आर्टिकल 142, और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुडिशरी ने इस केस में कहा है कि वो एक एक्सपर्ट बॉडी बनाएगी इन ऑर्डर टू स्टडी फ्री बीज। लेकिन अमिताभ कांत जी कहते हैं कि जुडिशरी को ऐसे मामलों से दूर रहना चाहिए। जुडिशियल ओवर रीच ओवरऑल कॉम्प्रोमाइजेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जहाँ पे लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशियल ब्रांच का अलग अलग काम है।
एंड दिस इज tantamounts टू जुडिशियल ओवररीच। जो जुडिशियल ओवररीच मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जुडिशियल ओवररीच इज ए कॉन्सेप्ट वेयर इट इज बिलीव्ड कि जुडिशियरी रादर देन फोकसिंग ऑन इट्स ओन फंक्शन इंटरवीन्स इनटू द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच, दैट सिनेरियो इज नोन एज जुडिशियल ओवररीच। लेकिन जुडिशियरी इस तरह की एक्टिविटीज को जस्टिफाई करती है बाय क्लेमिंग आर्टिकल 142। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है और इस टॉपिक से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2021 प्रीलिम्स में पूछा था। तो आपको अगर बेसिक पॉलिटी की समझ होगी तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, व्हाट ईस्ट कैन टीच द वेस्ट। सरल भाषा में इस आर्टिकल में ये बातचीत की गई है। सी राजा मोहन साहब ने आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे भारत और बांग्लादेश के जो अच्छे संबंध हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, और कैसे इंडिया पाकिस्तान अगर अपने संबंध सुधार ले जैसे इंडिया और बांग्लादेश ने सुधारे हैं तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये आर्टिकल सी राजा मोहन साहब ने लिखा है, और सी राजा मोहन साहब के जो आर्टिकल्स आते हैं राजमंडला नाम के टाइटल से इन इंडियन एक्सप्रेस, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा ही अच्छा इंसाइट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो इन दिस आर्टिकल सी राजा मोहन talks about good India-Bangladesh relations and which can act as a guide for India-Pakistan relations। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में क्या क्या पॉजिटिव टेक अवेज हैं, क्या क्या चीज़ें इंडिया और पाकिस्तान सीख सकता है फ्रॉम गुड इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। तो कैसे इंडिया और बांग्लादेश ने सिक्योरिटी डायमेंशंस को स्ट्रेंथन किया है बाय रिजॉल्विंग आउट सो मेनी आउटस्टैंडिंग इशूज़। फॉर एग्जांपल इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट था राइट सिंस फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। देखिए भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री को डिमार्केट किया है सर रैडक्लिफ ने, इसलिए इसको हम लोग रैडक्लिफ लाइन भी कहते हैं। तो रैडक्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री बनाई थी, लेकिन जब पहले जब ये बाउंड्री बनी थी उस टाइम में ये भी पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश जो आज बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो रैडक्लिफ ने ही ये इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री बनाई है जो पहले इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री हुआ करती थी। तो सर रैडक्लिफ ने ये बाउंड्री डिमार्केट करते टाइम में कई सारे छोटे छोटे इनक्लेव्स को नज़रअंदाज कर दिया। छोटे छोटे ऐसे जो इनक्लेव्स या समझिए लैंड एरियाज़ थे, छोटे छोटे लैंड एरियाज़ जो बाउंड्री के दूसरे साइड में बांग्लादेशी इनक्लेव रह गए और बाउंड्री के इस साइड में यानी कि बांग्लादेश के साइड में इंडियन इनक्लेव रह गए। अब ये इनक्लेव्स छोटे छोटे इनक्लेव्स जो हैं वो उस टाइम के राजा महाराजाओं के चेस का नतीजा है। वो आपस में चेस खेलते थे और छोटे छोटे टेरिटरीज़ को दाव पे लगाते थे। तो अगर चेस का मैच हार गए तो छोटी सी टेरिटरी वो सामने वाली पार्टी को दे देते थे। इस चक्कर में कई सारे इनक्लेव्स मतलब कि इंडियन साइड में बांग्लादेशी इनक्लेव या ईस्ट पाकिस्तानी इनक्लेव आ गए थे और ईस्ट पाकिस्तान के साइड में इंडियन इनक्लेव्स आ गए थे, छोटे छोटे टेरिटरीज़। इंडिया और बांग्लादेश ने काफ़ी पीसफुल तरीके से ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करके 2015 में ये इनक्लेव्स को आपस में एक्सचेंज कर लिया। सो दिस कुड एक्ट एज एन एग्जाम्पल एंड इंडिया पाकिस्तान कैन ऑल्सो लर्न कि कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट का नतीजा लड़ाई नहीं है, उसको बातचीत से सुलझाया जा सकता है, जैसे इंडिया बांग्लादेश ने सुलझाया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा बहुत मैरी टाइम डिस्प्यूट भी था, मैरी टाइम बाउंड्री डिस्प्यूट इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। तो लगभग बे ऑफ बंगाल रीजन का 4/5 एरिया जो है वो बांग्लादेश क्लेम करता है। मामला फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी गया और वहाँ पे फैसला भारत के खिलाफ आया, भारत ने चुपचाप से एक्सेप्ट कर लिया। तो ठीक है, दिस कैन बी अगेन एन एग्जाम्पल कि हाउ सम कॉम्प्रोमाइजेज हैव टू बी मेड टू मेंटेन गुड टाइज। वैसे ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए दोनों ही साइड ने आपस में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाया है। तो पहले कई सारे अल्फा एक्टिविस्ट जो हैं वो बांग्लादेश से ऑपरेट करते थे, लेकिन अब बांग्लादेश ने इंडिया के साथ कोऑपरेट करते हुए इस तरह के इंसर्जेंट ग्रुप्स को अपने यहाँ किसी भी तरीके का सेफ रिफ्यूज देने से मना कर दिया है। इकोनॉमिक डायमेंशंस आप देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के $16 बिलियन का ट्रेड हुआ इंडिया बांग्लादेश के बीच में, विच इज़ मच हाइयर एज़ कम्पेयर टू द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड लगभग नेग्लिजिबल है। बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ टॉप एक्सपोर्ट मार्केट्स। तो बांग्लादेश में हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे वर्षा बांग्लादेश भी हमारे देश में काफ़ी सारी फूड ग्रेन्स को बेचता है। कनेक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। फॉर एग्जांपल बस सर्विसेज स्टार्ट की गई अगरतला, ढाका, कोलकाता
बस सर्विस जिसको हम लोग कहते हैं मैत्री या फ्रेंडशिप बस सर्विस, इसको याद रखिएगा। ये सब टर्म्स लिखने से, जैसे मान लीजिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पे सवाल आ जाए, उसमें अगर आप ये सब लिखते हैं तो यू विल गेट मार्क्स। कनेक्टिविटी के लिए रेलवे लाइंस डेवलप किए गए हैं, दैट बंधन एक्सप्रेस रन्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। साथ ही साथ वाटर वेज हैव बिन डेवलप्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जियो पॉलिटिकल डायमेंशन की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश नो लॉन्गर थिंक्स इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि अपने आप को इस तरह से पोजीशन करें इंडिया और चाइना के बीच में बार्गेन करने के लिए, ताकि इंडिया के अगेंस्ट उसको अपर एडवांटेज मिले। ऐसा कुछ भी नहीं सोचता है बांग्लादेश। बांग्लादेश हैज़ डेवलप्ड ए कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी विथ इंडिया एंड दिस कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी हैज़ हेल्प्ड इंडिया एंड बांग्लादेश टू फोकस ऑन अदर एरियाज ऑफ इंगेजमेंट लाइक ट्रेड, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड ऑल। वाटर डिस्प्यूट्स कई सारे थे, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर 57 रिवर्स हैं। आउट ऑफ दोज 57 रिवर्स 54 रिवर्स आर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स, मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हैं, जॉइंट तौर पे हैं। तो कई सारे बाउंड्री रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स थे। तो रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स को लेकर के इंडिया और बांग्लादेश ने एक जॉइंट रिवर कमीशन बना दिया 1972 में, जिसने कई सारे डिस्प्यूट्स को ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिए हैं। जैसे गंगा वाटर रिवर को के शेयरिंग को लेकर के डिस्प्यूट था, उसको रिजॉल्व कर दिया है। लेकिन तीस्ता वाला डिस्प्यूट, तीस्ता रिवर वाटर के शेयरिंग के डिस्प्यूट को लेकर के अभी भी इश्यूज़ हैं। उसमें मुख्य कारण है कि जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार, वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। आपको याद होगा कैसे 2011 में ममता बनर्जी की सरकार ने लास्ट मोमेंट में तीस्ता वाटर डील को स्कटल डाउन कर दिया, जब उस टाइम की मनमोहन सिंह की सरकार ने लगभग तीस्ता वाटर डील फाइनल कर लिया था। तो मुद्दा ये है कि इतने सारे रिवर डिस्प्यूट होने के बाद भी, इतने सारे ट्रांस बाउंड्री रिवर होने के बावजूद भी कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। इंडिया बांग्लादेश ने जॉइंट रिवर कमीशन बनाया है। आने वाला जो जॉइंट रिवर कमीशन का मीटिंग है उसमें कुसियारा रिवर पे चर्चा होगी, उसके वाटर शेयरिंग पे चर्चा होगी। कुसियारा रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम आसाम एंड गोज इनटू बांग्लादेश। उसके अलावा आने वाले जॉइंट रिवर कमीशन में गंगा वाटर ट्रीटी पे भी फिर से चर्चा होगी, क्योंकि गंगा वाटर ट्रीटी को 1996 में बनाया गया था। ये 30 सालों के लिए ही था, यानी कि 2026 में इसको रिन्यू करना है, तो उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जितनी अच्छे रिलेशंस इंडिया बांग्लादेश के हैं, उतने ही ख़राब इंडिया पाकिस्तान के हैं। तो इंडिया बांग्लादेश ने अपने संबंध को सुधार करके, आप देखिए, हर एरियाज़ में कोऑपरेशन डेवलप किया है, चाहे कनेक्टिविटी हो, ट्रेड हो, ओवरऑल रीजनल ट्रेड हो, यानी कि बॉर्डर ट्रेड या बॉर्डर हार्ट जिसको कहते हैं। इन सब एरियाज़ में इंडिया और बांग्लादेश ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया एंड दे हैव बोथ साइड्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में ऐसे कुछ भी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक कंटिन्यूएशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पेशली कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान साइड, बॉर्डर डिस्प्यूट्स continues in many areas especially with respect to कश्मीर, मिलिटराइजेशन ऑफ बॉर्डर। तो दोनों ही साइड्स बहुत ज़्यादा आर्मी मेंटेन करती है बॉर्डर रीजन पे, जिसका जो खर्चा है वो हेवी है। अगर हम आपस में कोऑर्डिनेशन बना पाएँ तो हमें इतना आर्म्ड फोर्सेस ना मेंटेन करना पड़े, तो उस खर्चे का इस्तेमाल हम लोग किसी दूसरे एरियाज़ में कर सकते हैं, सोशल सेक्टर में, जैसे कि हेल्थ में या एजुकेशन में। कोई कनेक्टिविटी खास है नहीं इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ट्रेड इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड देयर इज ऑल्सो एब्सेंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल इंटर गवर्नमेंटल डायलॉग्स, वो भी नहीं है। अगर इंडिया और पाकिस्तान अच्छे संबंध बना लेता है तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप सोचिए। एक तरीके का पास्ट को छोड़ करके हम लोग फ्यूचर के बेनिफिशियल रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं। दोनों साइड की कल्चरल सिनोनिमिटी है, तो कितना सारा ट्रेड पॉसिबिलिटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, विच रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड। दूसरा, डिफेंस एक्सपेंडिचर को हम लोग घटा सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे डाउट, सस्पिशन होने के कारण दोनों ही साइड बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं डिफेंस पे। लेकिन अगर हम एक कोऑर्डिनेशन डेवलप कर लें तो डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम करके वो खर्चा जो है हम लोग बाकी सोशल गोल्स पे, हेल्थ, एजुकेशन पे कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे साउथ एशिया में दोनों ही देश हैं, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों के कई सारे सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस एक जैसे हैं, डेवलपमेंटल लेवल एक जैसे हैं। तो कई सारे इंटरनेशनल मुद्दों पर इंडिया और पाकिस्तान मिल करके ओपिनियन दे सकता है और मिल करके वो अपना स्टैंड रख सकता है। जैसे क्लाइमेट चेंज के मामले पे, WTO के गवर्नेंस में मामले में, जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात हुई, UNSC रिफॉर्म्स के मामले में इंडिया और पाकिस्तान अगर कोऑर्डिनेट करे। वैसे सी राजामोहन साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोऑर्डिनेशन दूर की बात है, हॉस्टिलिटी थोड़ी कम हो जाए वही बहुत है। ये दोनों UNSC में कोऑर्डिनेट करेंगे, WTO में कोऑर्डिनेट करेंगे, दैट इज़ अ फार फेस्ट आइडिया। लेकिन मैंने बस कवर किया इन ऑर्डर टू टेल यू कि व्हाट दिस आर्टिकल एक्चुअली वांटेड टू से। सी राजामोहन साहब ऑप्टिमिस्टिक तरीके से बात कर रहे हैं कि अगर दोनों ही देश कोऑपरेट करने लगे तो सोचिए क्या हालात हो जाएं।
और कितना ज़्यादा एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस डेवलप हो जाए दोनों साइड के बीच में और दोनों साइड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। देखिए ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको दे रखा है ये है तीस्ता रिवर के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बार तीस्ता रिवर का मैप देखना होगा। तो उस मैप को देखने के बाद प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड लायंस डे एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए कल का दिन, बीता हुआ दिन 10 अगस्त पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड लायन डे की तरह मनाया जाता है। 2013 से ये वर्ल्ड लायन डे मनाया जा रहा है। और देखिए वर्ल्ड वाइड फंड कहता है कि वैसे तो लायन को हम लोग जंगल का राजा कहते हैं, किंग ऑफ द जंगल, लेकिन लायन कभी जंगल में रहता है नहीं। लायन लिव्स ओनली इन द ग्रासलैंड एंड द प्लेन्स। इनफैक्ट गिर फॉरेस्ट इज़ होम टू द ओनली वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ लायंस आउटसाइड अफ्रीका। तो गिर फॉरेस्ट भी आपको पता होना चाहिए ओरिजिनली जंगल नहीं है, ग्रासलैंड्स ही हैं जहाँ पे लायंस पाए जाते हैं। ओनली प्लेस वेयर लायंस आर फाउंड आउटसाइड अफ्रीका इन वाइल्ड रीजन्स। बात करें लायंस की तो लायंस की मेनली दो स्पीसीज़ हैं, अफ्रीकन लायन एंड एशियाटिक लायन। 19th सेंचुरी तक ये एशियाटिक लायन सऊदी अरबिया में, टर्की में, ईरान में, मेसोपोटामिया में भी मिलता था अपार्ट फ्रॉम इंडिया। लेकिन आज के टाइम में ये एशियाटिक लायन सिर्फ और सिर्फ गिर गुजरात में बच गया है, उसके अलावा ये कहीं भी नहीं है। अफ्रीकन लायन है अफ्रीका में, लेकिन एशियाटिक लायन कई सारे जगहों पे था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क इन गुजरात में बच गया है। अगर एशियाटिक लायन की बात करें तो इट इज़ कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डेटा बुक एंड कैटेगराइज्ड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है एशियाटिक लायन को अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। वो मिलना ही है। लायन की अगर हंटिंग करेंगे आप तो आपको जेल हो सकती है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इंडियन लायन, ये जो एशियाटिक लायन है इसको इंडियन लायन या पर्सियन लायन भी कहते हैं। तो एशियाटिक लायन इज़ इंडेंजर्ड, जबकि अफ्रीकन लायन इज़ कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल इन IUCN रेड डेटा बुक। अफ्रीकन लायन थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है, आप देख सकते हैं। तो अफ्रीकन लायन की जनसंख्या भी ज़्यादा है एंड दैट इज़ वाई अफ्रीकन लायन इज़ कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल बट नॉट इंडेंजर्ड इन IUCN रेड डेटा बुक। अब अगर एशियन लायंस की बात की जाए जो गिर फॉरेस्ट में रहते हैं मेनली, तो इनकी एक सेंसस कराई जाती है, गणना कराई जाती है, जनगणना हर 5 साल पे। तो एशियाटिक लायन सेंसस करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगर एशियाटिक लायंस की बात की जाए तो इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आप देखिए हर सेंसस में पाया गया है कि इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। 2015 वाले सेंसस में इनकी पॉपुलेशन थी 523 और फिर 2020 में इनकी पॉपुलेशन 29% बढ़ करके हो गई अप टू 674। तो ये सब कुछ बेसिक बातें पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखना कि लायन की पॉपुलेशन लगातार हमारे देश में बढ़ रही है। यूपीएससी ऑलरेडी इस पर एक सवाल पूछ चुका है जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में उन्होंने बोला कि लायन की पॉपुलेशन लगातार हमारे देश में घट रही है। दैट स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सेबी प्रपोजिंग ब्लू बॉन्ड्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर दैट इज सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने प्रपोज किया है कि भारत को भी ब्लू बॉन्ड्स लेकर के आने चाहिए इन लाइन विद द सेचिल्स मॉडल। तो क्या है ये, पहले ब्लू बॉन्ड वो समझते हैं। देखिए जैसे ग्रीन बॉन्ड होता है फंड रेज करने का एक तरीका फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, जैसे कि सोलर पैनल लगाना हो, विंड पैनल लगाना हो, तो आप ग्रीन बॉन्ड रिलीज करते हैं। मतलब ऐसा ग्रीन कलर का वो होता नहीं है, लेकिन बॉन्ड्स माने फंड रेज करने का तरीका फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अगर कोई प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कोई लाया जा रहा है, तो उसके लिए जो बॉन्ड रिलीज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड के लाइन में ही एक और तरह का बॉन्ड होता है ब्लू बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिससे जो फंड रेज करके ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है जिन प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। तो ब्लू बॉन्ड के पैसे से, ब्लू बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिससे पैसा रेज करके ओशन के अंदर प्रोजेक्ट लाया जाता है ताकि ओशन के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। तो ब्लू बॉन्ड्स आर लाइक ए डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट सपोर्ट इन्वेस्टमेंट इन हेल्दी ओशन एंड ब्लू इकोनॉमीज, दैट इज यूज ऑफ ओशनिक रिसोर्सेज इन सस्टेनेबल मैनर। तो ब्लू बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इन लाइन विथ SDG गोल नंबर 14 दैट टॉक्स अबाउट लाइफ बिलो वाटर एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी। तो SDG गोल नंबर 14 के इन लाइन में है।
दुनिया का पहला ब्लू बॉन्ड रिलीज किया था सेचिल्स ने 2018 में। अभी के टाइम में सेबी ने सजेस्ट किया है कि भारत सरकार को भी सेचिल्स मॉडल को फॉलो करते हुए अपने देश में भी ब्लू बॉन्ड रिलीज करना चाहिए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कोरल रीफ सुंदरबन में नहीं मिलते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज 1 2 3, दैट इज ऑप्शन ए। Ranganthittu bird sanctuary is in Karnataka. So the correct answer is again option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.